हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेडे एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह सेकेंड पार्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का आज लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब के लेक्चर्स कुछ अपलोड हो रहे हैं जेडे एकेडमी की तरफ से, जैसे कि मैं अपलोड कर रहा हूं, तो वो आप लोगों के क्लास 11th के लिए भी और क्लास 11th कॉमर्स के लिए भी और बीबीए और बीकॉम के जो एंट्रेंसेस होते हैं एएमयू और जामिया लेवल पर, वो चीज कॉमन है। वो टॉपिक्स मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। और इससे पहले भी मेरे कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं कुछ लेक्चर्स को लेकर आने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में, कैपिटल के बारे में, सेल्स और परचेज के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो गई थी। आज कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में लेकर आया हूं। जैसे कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि और पता ही नहीं होता है कि एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आज बात करेंगे, हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे एक्सपेंडिचर्स से। अगर बहुत डिटेल्ड में, बहुत बेसिक्स में ना जाए हम लोग, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा कि एक्सपेंडिचर्स आपके एक्सपेंसेस होते हैं। आप ऐसे मान लो, एक्सपेंडिचर्स मींस व्हाट, खर्चे। अब खर्चों का भी बाइफर्केशन है और खर्चों का भी कैटेगराइजेशन है कि खर्चे किन किन तरीके के होते हैं हमारे पास। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं तो खर्चे हमारे पास, एक्सपेंडिचर्स हमारे पास दो तरीके से दिए हुए हैं क्लास 11th क्लास की बुक में। एक दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक दिया हुआ है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा दिया हुआ है आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, द सेकेंड नेम और द सिनोनिम ऑफ सेल्स इज रेवेन्यू। सिनोनिम का, सेल्स का जो सिनोनिम है, सॉरी, वो क्या है, रेवेन्यू है। अच्छा, हमेशा जब मैं बताता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कैपिटल जब कभी भी वर्ड लगे तो आप लोग उसको डिनोट कर लीजिएगा या जोड़ लीजिएगा एक ह्यूज अमाउंट से। किससे बेटा? एक ह्यूज अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट आप लोगों ने खर्च किया है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। और रेवेन्यू का मतलब हो गया सेल्स। तो बेसिकली सेल्स को जनरेट करने में या इनकम को जनरेट करने में जो खर्चे लग रहे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। पहले हम बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया एक ह्यूज अमाउंट का खर्चा होना कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जब आप अकाउंटेंसी को पढ़ेंगे या बिजनेस स्टडीज को देखेंगे, तो जैसे कि आप अपने घर पर देखें तो घर पर क्या होता है कि भाई फ्रिज खरीदना, टीवी खरीदना, फर्नीचर खरीदना, घर खरीदना एक बड़ा खर्चा होता है। ऐसे ही कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट जो खर्चा होता है वो किसको बनाने में लगता है बेटा? फिक्स्ड एसेट्स को बनाने में लगता है। बड़ा एसेट जब आप कभी भी खरीदोगे तो एक बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना है, तो दैट बड़ा अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। मींस व्हाट? अमाउंट, अगर मैं इसको अंग्रेजी में लिखूं, अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर और परचेज एनी फिक्स्ड एसेट। किसी भी एसेट को बनाने में, किसी भी एसेट को खरीदने में जो पैसा खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। अमाउंट स्पेंड भी हो सकता है आपके पास, और अगर मैं इसको दूसरे स्टेज पर लेके जाऊं तो, अगर मैं इसको दूसरे स्टेज पर लेके जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं लाइबिलिटीज इनकर्ड टू परचेज एनी फिक्स्ड एसेट्स।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस पे ट्रांजैक्शंस कैश पर भी होते हैं और क्रेडिट पर भी होते हैं। तो अगर आप एसेट को कैश में खरीद रहे हो तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या उधार खरीद रहे हो पैसा बाद में दोगे तब भी कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड और अ लायबिलिटी इनकर्ड टू क्रिएट, टू परचेज, टू एक्वायर एनी फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी एसेट को खरीदना इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आप कह सकते हो दूसरे अल्फाज में ये वाली बात कह सकते हो आप कि जब कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आपका कोई ना कोई एसेट क्रिएट होगा। मींस व्हाट, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर की ये बात हो गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि ये नॉन अकरिंग नेचर का होता है। किसका होता है बेटा? नॉन अकरिंग नेचर का होता है। मतलब ये रोज या हर तीसरे दिन, हर सातवें दिन, हर 10वें दिन, 15वें दिन, महीने भर में रिपीट नहीं होता है। अब आप खुद देखो अपने घर में कि आप बिजली का बिल हर महीने देते हो, लेकिन आप एसी हर महीने नहीं लगाते हो। एसी आप एक बार लगाते हो, 5 साल की छुट्टी हो गई, 4 साल तक लगा लिया, 10 साल तक लगा लिया। टीवी 7, 8, 10 साल लगा के भूल गए आप। घर खरीदा 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल इंसान घर में रह रहा है अपने। तो इस तरीके के जो बड़े खर्चे होते हैं जिसको आप बार बार नहीं करते हो और कोई एक चीज बिल्ड होती है आपके पास एसेट की फॉर्म में, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटा आप ऐसे मान लो, आपके एक्सपेंसेस जो डे टू डे वर्किंग, वर्किंग को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं ऑपरेशंस। डे टू डे वर्किंग और ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, वो खर्चा जो डे टू डे वर्किंग में या बिजनेस के ऑपरेशंस में खर्चा करा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेंट पे, आप रेंट हर महीने पे करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि वो खर्चे जो आप हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन करते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, स्टेशनरी एक्सपेंस। तो इस तरीके के जो खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। बेसिकली ये खर्चे आपको हेल्प करते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, और ये भी हेल्प करते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए बेटे, लेकिन ये बेटा लॉन्ग टर्म गोल होता है इसका, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म गोल होता है ना। या आप रोजमर्रा के खर्चों को करते हो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, या रेवेन्यू को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हो बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो। तो वो खर्चे जो आप डे टू डे ऑपरेशंस में करते हो और रोजमर्रा में करते हो, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बेटा नॉन अकरिंग नेचर का होता है और बेटा ये रीअकर होता है, ये आपका होता रहेगा। अब आप घर में देख लीजिए अपने, आपके यहाँ अगर मतलब हाउस हेल्प आ रहा है या मेड आ रही है या आ रहा है, तो आप उसको पैसा देते हो, तो हर महीने का खर्चा है। बिजली का बिल हर महीने का खर्चा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का वो सॉरी इंटरनेट का बिल हर महीने का खर्चा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हर महीने, हर 10वें दिन, 5वें दिन, 7वें दिन होते हैं, तो वो सारे खर्चे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक भूल गया मैं, आप ये भी लिख लीजिए कि परचेजेस ऑफ गुड्स, मतलब वो सामान जो आप बनाकर बेचते हो या कहीं से लाकर बेचते हो, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एंट्रेंस के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th कॉमर्स के भी व्यू पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से शुरुआत करी। इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं तो मैं सिर्फ, है तो बहुत बेटा बहुत है, मगर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आपको डेफिनेशंस कराऊंगा, वो डेफिनेशंस जो आपके सिलेबस में रिपीट होंगी बार बार, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, एक चीज अक्सर इंटरव्यूज में या एंट्रेंस में पूछी जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है, ठीक है।
तो प्रॉफिट जो होता है बेटा आपका वो रेगुलर नेचर का होता है। ये भी आपके में एक डेफिनेशन है, प्रॉफिट रेगुलर नेचर का होता है और गेन इररेगुलर नेचर का होता है। ठीक है, मतलब ये कि प्रॉफिट कभी कभी होगा, वो सॉरी प्रॉफिट रेगुलरली होगा और गेन कभी कभी होगा। आप कहोगे सर ये कैसे, मैं अभी बताता हूं। प्रॉफिट इज जनरेटेड, प्रॉफिट का कैसे जनरेट होगा, इज जनरेटेड थ्रू योर सेल्स। जो भी आप सामान सेल करोगे उससे जो इनकम आएगी उसमें से जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट होगा। मतलब कैसे कि इट इज generated from the नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो प्रॉफिट आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, गेन नहीं होगा। जैसे सपोज करो आपका पेन बेचने का बिजनेस है, पेन बेचने का, आपने जो है बेटा वो 10 रुपए का पेन बेचा, 8 रुपए की इस पर एक्सपेंसेस या कॉस्ट की लागत आई थी और आपने कितना प्रॉफिट कमाया, 2 रुपए। तो दिस इज योर प्रॉफिट। तो आप रेगुलरली पेन बेचते जाओगे और जो पैसा उससे कमाते जाओगे वो कहलाएगा प्रॉफिट। अब होता है गेन इररेगुलर नेचर का होता है। ठीक है साहब, इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर से ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगा, बट generated from the business। लेकिन ये जनरेट बिजनेस से ही होगा। ठीक है, एक सेकंड दे आप लोग मुझे। हाँ बेटा, कहां पर थे हम लोग कि इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है नेचर ऑफ बिजनेस से, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है किससे, है बिजनेस से ही रिलेटेड। अब सपोज करो कि ये इररेगुलर नेचर क्यों है, मैं आपको एग्जाम्पल की फॉर्म में बताता हूं। पेन बेच रहे हो, पैसे कमा रहे हो, प्रॉफिट आ रहा है, रेगुलरली यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ पेन एंड यू आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, इट्स अ प्रॉफिट। ठीक है साहब, अब बात आती है गेन। गेन क्या है, सपोज करो ये पेन एक मशीन से बनाया जाता था, वो मशीन थी आपके पास एसेट। अब ये मशीन हो गई 10 साल के बाद खराब, 10 साल के बाद ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई। आपने इसकी वैल्यू निकाली कि भाई ये मशीन मेरी बुक वैल्यू में मेरी नजर में 10,000 रुपए की है। अब आप इस मशीन को फेंकोगे तो हो नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू है इसकी। अब आपने कहा कि यार इसको मार्केट में बेचने चलते हैं और देखते हैं कि यार ये कितने की बिकती है। ठीक है, तो सपोज करो आपको कोई दुकानदार, आपको कोई ग्राहक ऐसा मिला कि आपने, उसने ये मशीन आपसे कितने की ले ली बेटा, उसने ये मशीन आपसे 12,000 की परचेज कर ली। तो आपको कितने का फायदा मिला यहां पर मशीन को बेचकर, 2,000 रुपए का। तो दिस इज दी गेन। मतलब गेन क्या होता है, गेन वो पैसा हो गया जो इररेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से आपको मिलता है, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी या नेचर ऑफ बिजनेस से नहीं मिलता। वो पैसा जो कभी कभी जनरेट होकर आपको मिल गया फायदे के तौर पर, अदरवाइज जो रेगुलरली मिलेगा वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट याद रखिएगा बेटा हमेशा कहां से निकलेगा, सेल से निकलेगा, या आप कह लीजिए दूसरा नाम इनकम से निकलेगा। देखिए बेटा 10 रुपए ये सेल्स है आपकी, इसको आप इनकम भी कह सकते हो। 8 रुपए बेटा क्या है, आपकी कॉस्ट, और इसको आप एक्सपेंस भी कह सकते हो। इसको आप सेल्स भी कह सकते हो और इसको आप इनकम भी कह सकते हो। तो बेटा ये हो गया आपके पास क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और गेन में ये फर्क हो गया कि दैट प्रॉफिट एंड गेन आर टू सेपरेट थिंग्स, बट यस द नेचर ऑफ बोथ द थिंग्स विल बी सेम। नेचर सेम है बट
ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस की एक्टिविटी से और ये डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस की एक्टिविटी से। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है हमारे पास, वो इस तरीके से देखते चलिए, स्टॉक देखते हैं पहले। स्टॉक, एक हमारे पास होता है स्टॉक। स्टॉक कह लीजिए या इन्वेंटोरी कह लीजिए, एक ही बात है। स्टॉक और इन्वेंटोरी कह लीजिए या इन्वेंट्री कह लीजिए, स्टॉक और इन्वेंट्री कह लेते चलिए, स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है। स्टॉक किसे कहते हैं? स्टॉक कहते हैं बचा हुआ सामान कह लीजिए या आप गुड्स कह लीजिए। अगर मैं इसको इंग्लिश में करूं तो इसको आप कह लीजिए अनसोल्ड गुड्स। वो सामान जो बिका हुआ नहीं है वो स्टॉक है, ठीक है। अब बिका हुआ सामान नहीं है वो स्टॉक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहोगे कि सर अभी तो सामान बना ही नहीं है तो बिकेगा क्या? बात सही है आपकी, जैसा खाना बनाने का काम है तो आपको आपको सपोज करो वो बेचना है, बटर पनीर मसाला बेचना है आपको, ऐसे मिसाल के तौर पर ये लो, ठीक है। बटर पनीर मसाला लेना है, सॉरी कॉल आ गई थी। बटर पनीर मसाला बनाना है आपको, ठीक है साहब, आप इसको सेल करते हो तो दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स। ये कौन सा गुड है बेटा आपका? फिनिश्ड गुड। ये है आपका फिनिश्ड गुड या आइटम, या आप कह लीजिए प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बनेगा कुछ आइटम से, ठीक है साहब। यहां मैंने आइटम लिख दिए, यहां लिख दिया मैंने पनीर, यहां लिख दिया मैंने बटर, यहां लिख दिया मैंने क्रीम, यहां लिख दिया मैंने मसाले, वेजीज लिख दी मैंने कुछ, ऑयल लिख लिया मैंने, एडिबल ऑयल। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे आप। यहां पर क्या करोगे बेटा? यहां पर इसको प्रोसेस करोगे। प्रोसेस का मतलब क्या है? इसको आप बनाओगे, जिसको हम कहते हैं मेक करना। तो इन बिटवीन जो प्रोसेस होगा भाई, वहां पर भी सामान रुका हुआ है। ये आपके पास सामान कच्चा आप खरीद के लाए हो, तो भाई पहले आप सामान कच्चा खरीद के लाओगे, फिर आप सामान को बनाओगे, फिर आपका सामान या प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, ये कच्चा सामान है। रॉ मटेरियल का मतलब वो आइटम्स जो बने नहीं है उनको आप जोड़कर मिलाकर बनाओगे। तो एक तो हो जाएगा आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो स्टॉक जो अनफिनिश्ड है, अनफर्निश्ड है, अभी प्रोसेस में गया ही नहीं है बनने को, तो वो कहलाएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस है, मेकिंग है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो वर्क इन प्रोग्रेस। की अम्मी कह रही है बेटा अभी खाना बना नहीं है, बन रहा है, तो दैट बन रहा है इज व्हाट? वर्क इन प्रोग्रेस। की भाई तुम किताबें बनाते हो, मेरी किताबें कहाँ है? मैंने फोन करके कहा कि भाई अभी किताबें बन रही हैं, पूरी बनी नहीं है, तो दैट बनी रहना इज वर्क इन प्रोग्रेस। और वी कैन से सेमी फिनिश्ड गुड्स, वो गुड्स जो आधे बनकर तैयार हुए हैं वो भी एक स्टॉक है, तो उनको हम कहेंगे स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने कहा भाई रॉ मटेरियल आ गया, खाना बन गया, आओ इसको बेचते हैं, तो ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो हमारे मोटे तौर पर क्या बात समझ में आई? मोटे तौर पर ये वाली बात समझ में आई कि तीन तरीके के स्टॉक होते हैं हमारे पास। पहला होता है स्टॉक हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश। तो मैं यहां लिख देता हूं, पहला हो गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड, तीसरा हो गया स्टॉक ऑफ फिनिश्ड। तो तीनों तरीके का सामान हमारे पास फैक्ट्री से लेकर
और दुकान तक मौजूद होता है। फैक्ट्री होगी तो ये होगा, फैक्ट्री होगी तो ये होगा, फैक्ट्री होगी तो ये भी होगा। अगर फैक्ट्री नहीं होगी, खाली आपका ट्रेडिंग का धंधा है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो ज्यादातर आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स या स्टॉक ऑफ गुड्स ही मिलेगा। तो आई होप के स्टॉक और इन्वेंट्री आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, अगर मैं बात करूं, एक होता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स। अब बात होती है कि सर ये क्या है। ट्रेड का बेसिकली मतलब होता है बेटा सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल का, ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। आपने सामान लाए, सामान को बेच दिया। रिसीवेबल्स का मतलब ये होता है बेटा अमाउंट, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड, मतलब अमाउंट आप कितना रिसीव करोगे फ्यूचर में। तो इट इज रिलेटेड टू रिसीवेबल्स, रिलेटेड टू फ्यूचर रिसीट ऑफ द मनी। मैं ऐसे कह लेता हूं कि भाई फ्यूचर में आप कितना पैसा रिसीव करोगे। तो भाई फ्यूचर में पैसा कब रिसीव करा जाता है? फ्यूचर में पैसा रिसीव करा जाता है जब आप उधार सामान बेचते हो। तो फ्यूचर में कब पैसा रिसीव करोगे बेटा? वेन एवर यू सोल्ड गुड्स ऑन उधार, और वी कैन से सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप कभी भी उधार पर सामान बेचोगे बेटा, तभी फ्यूचर से पैसे आप रिसीव कर पाओगे। तो याद रखना है आपको, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होता है बेटा, हमेशा याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है जब आप फ्यूचर से अमाउंट को रिसीव करोगे तब। ठीक है साहब, अब हमारे बात ये समझ में आ गई यहां से मोटे तौर पर कि ट्रेड रिसीवेबल कब क्रिएट होगा, वेन एवर यू सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ये चीज जहन में बैठा लेना, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर में दो चीजें आती हैं। पहला आता है बेटा इसके अंडर में दो चीजें आती हैं बेटा। पहला आता है बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल्स। अब बिल्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको बता दे रहा हूं, और समझ लीजिए इसको। सपोज करिए कि आपने किसी को सामान सेल करा। सपोज ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑफ ₹2000 ऑन क्रेडिट। ए ने बी को सामान सेल करा 2000 रुपए क्रेडिट के साथ। ठीक है साहब, अब ए ने किसको सामान सेल करा? बी को करा। ठीक है साहब, ए ने सामान सेल करा तो इसके पास क्या गया भाई? इसके पास तो गुड्स गए, और गुड्स के साथ क्या गया? बिल गया। कौन बिल जनरेट करेगा इस केस में? इस केस में भाई जो सामान बेचेगा वो बिल जनरेट करेगा। जाहिर सी बात है, अगर मैं सामान सेल करूंगा किसी को तो मैं सामान भी बेचूंगा और साथ में जो बिल होगा वो भी बेचूंगा। ठीक है, बी ने कहा कि भाई आई विल नॉट मेक द पेमेंट राइट नाउ, मैं अभी पेमेंट नहीं करूंगा। तो ए ने कहा भाई तुम पेमेंट करोगे कब? तो बी ने कहा भाई मैं तो पेमेंट करूंगा 6 महीने बाद। अब ए ने कहा कि यार 6 महीने बाद तुम करो या मत करो, क्या जिम्मेदारी है? तो बी ने कहा यार मैं कह तो रहा हूं। ए ने कहा नहीं भाई मैं तुम्हारे वर्ड्स पे नहीं जाता, तुम कुछ कुछ एविडेंस या कुछ तुम मुझे श्योरिटी दो, एश्योरेंस दो कि तुम मेरा पेमेंट करोगे। तो बी ने कहा कि भाई ये जो बिल तुम दे रहे हो, इस बिल को मैं लिखकर साइन कर कर रजिस्टर्ड कराकर कोर्ट से मैं तुम्हें दे देता हूं कि भाई आई विल मेक दिस पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स। तो इसने क्या करा कि भाई इसको बिल वापस कर दिया, जो जो कि आप कह लीजिए रजिस्टर कराकर कर लिया वापस, और कह दिया कि मैं इसका पेमेंट तुमको 6 महीने के बाद करूंगा। अब ए इज सेटिस्फाइड, ए के पास एक एक बिल आ गया कि भाई नहीं दिस मतलब दिस इज एन एविडेंस, और इसके बेसिस पर मैं अगर ये नहीं भी देगा तो आई विल फाइल द केस अगेंस्ट बी, मैं इसके बेसिस पर केस भी फाइल कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई हु इज रिसीविंग द बिल? ए इज रिसीविंग द बिल, but A is signing the bill and giving assurance to A that I will make this payment after 3 months. Who is making the payment? B. B make कर रहा है पेमेंट 3 महीने या 6 महीने बाद का। तो on this bill A रिसीव करेगा पैसे फ्यूचर में।
तो इफ ए विल रिसीव द मनी ऑन दिस बिल, सो दिस बिल इज बिल्स रिसीवेबल टू ए। जिस बिल पर जो पार्टी पैसे रिसीव करेगी फ्यूचर में वो बिल्स रिसीवेबल है, और बी पे करेगा तो बी के लिए बिल क्या हो जाएगा बेटा, बी के लिए बिल हो जाएगा बिल्स पेबल। इसको हम बाद में बताएंगे। तो आई होप बिल्स रिसीवेबल समझ में आया होगा। उधार बेचने पर और उधार खरीदने पर जब कोई बिल का जनरेशन होता है और बिल पर अथॉरिटी एश्योरेंस अथॉरिटी दी जाती है कि भाई मैं इसका पेमेंट करूंगा मोहर वोहर लगाकर, तो वो बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। अब ए के बाद एक दूसरी चीज आती है इसके अंदर, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, मैंने आप लोगों को बताया था। एक था बिल्स रिसीवेबल है, और आप ऐसे कह के चलिए कि जो बी पॉइंट है, बी है डेटर्स, डी ई बी टी ओ आर एस, डेटर्स। अब डेटर कौन होते हैं साहब, ये देख लीजिए। अगर इन दोनों के बीच में बिल नहीं है, एक अच्छे रिलेशन है, बिल नहीं है, तो बी क्या है, डेटर है। जैसे अगेन ये भी किस पर कीजिए तो होगा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर सामान बेचा ए ने किसको, बी को, फॉर ₹2000। मैंने सेम सिचुएशन रिपीट करी, 2000 रुपए का, फिर ए ने बी को पैसे सामान बेचा, और अब ए के बी से बहुत अच्छे रिलेशन हैं, बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए सामान सेल कर रहा है किसको, बी को, उधार पर, सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेच रहा है, तो नाउ बी विल पे टू ए। बी किसको पे करेगा अमाउंट, ए को, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। तो बी बिकम्स डेटर फॉर ए। बी क्या हो जाएगा बेटा, डेटर हो जाएगा। वाई, बिकॉज बी विल पे टू हुम, टू ए, दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ ₹2000। यहां पर बी का अस्तित्व, वर्चस्व खत्म हो गया था। किसका आ गया था अस्तित्व, बिल का। ठीक है, क्योंकि बी पर भरोसा नहीं था ए को, अब भरोसा है, तो अब कह रहा ठीक है भाई तू दे दियो पैसे मेरे को, तो तू दे दियो पैसे मेरे को, मींस व्हाट, बी विल पे टू ए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सो बी इज डेटर फॉर ए। So debtors and bill receivables are the two main components of trade receivables, and the nature of trade receivables is, इसका नेचर क्या होता है बेटा, याद रखना है, ये करंट एसेट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, इसको लिख के रख लो। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी सूरत हाल से हमारे पास एक दूसरी चीज होती है, वो होता है आपका ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल, भाई रिसीवेबल का उल्टा होता है पेबल। आप रिसीव करोगे बिल पर पैसे, या फ्यूचर में पैसे रिसीव करोगे, रिसीवेबल। पेबल का मतलब होता है आप पे करोगे फ्यूचर में, मींस व्हाट, पेबल लग गया, मींस व्हाट, किसे कहेंगे हम कहेंगे फ्यूचर पेमेंट। और भाई फ्यूचर में कब पे करोगे, जब तुम व्हेन यू परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप उधार पर सामान खरीदोगे। भाई पहले वाले सिचुएशन में तो पहले वाले सिचुएशन में तो बेच रहे हो तुम, तो खरीद तो सकते हो ना भाई, जब बेच रहे हो तो खरीदोगे भी। जब खरीद रहे हो तो क्या क्रिएट हो रहा है, ट्रेड पेबल्स। तो याद रखना ये अगेन फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड है, वो फ्यूचर रिसीवेबल से रिलेटेड था, रिसीव से रिलेटेड था, ये फ्यूचर पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सेल ऑफ गुड्स से था, ये परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट से। यहां तक बात आ गई समझ में। ये भी बेटा कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला होता है, उसमें था बिल्स रिसीवेबल, इसमें हो जाएगा बेटा क्या, बिल्स पेबल। अब वो बिल जिस पर आपको पेमेंट करना है, देखते हैं क्या मतलब, ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम सी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹2000। भाई यहां पर क्या करा है, ए ने खरीदा है किससे, सी से। भाई ए और सी, अब यहां पर सी बेच रहा है, मतलब ए खरीद रहा है किससे, सी से, परचेज कर रहा है बेटा
ऑन क्रेडिट, उधार पर परचेज कर रहा है, ठीक है। तो सी बिल बनाकर देगा, सी ने कहा भाई बिल पकड़ो और सामान पकड़ो, तो ए ने कहा कि भाई मैं भी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो सी ने कहा भाई मेरे को तेरे पर भरोसा है नहीं, तो अगेन ए ने कहा कि ठीक है भाई मैं साइन कर कर दे रहा हूँ कि बिल, मैं इसका पेमेंट आपको 3 महीने के बाद करूंगा, रजिस्टर लगवाकर कोर्ट से मोहर वोहर लगवा के दूंगा आपको। तो अब इस बिल पर हु विल पे टू होम, ए विल पे टू सी। तो फॉर ए के लिए ये क्या है बेटा, ए के लिए ये है बिल्स पेबल, और सी के लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये सी के लिए बन जाएगा ये बिल्स रिसीवेबल। तो कहने का मतलब है उधार कोई भी किसी को बेचे तो अगर बिल बीच में आ रहा है तो बिल्स एक के लिए पेबल होगा जो पेमेंट करेगा, और दूसरे के लिए रिसीवेबल होगा जो रिसीव करेगा। अब बिल्स पेबल के बाद अगर मैं देखूं तो जैसे वहां पर डेटर था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, डेटर का ऑपोजिट क्या हो जाता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल का ऑपोजिट ट्रेड पेबल्स, बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट बिल्स पेबल, और डेटर का ऑपोजिट क्रेडिटर्स। बहुत बच्चे काफी टाइम तक डेटर्स और क्रेडिटर्स में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। याद रखना है क्रेडिटर कब क्रिएट होता है, जब उधार सामान खरीदते हो, और क्रेडिटर वो पार्टी जिसको आप पेमेंट करोगे, आप मतलब जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो, पेमेंट करोगे तो वो क्या है बेटा, क्रेडिटर है। अब हम देखते हैं कैसे। अगेन ए परचेजिंग ऑन क्रेडिट ₹5,000 फ्रॉम सी। ए ने फिर सामान खरीदा उधार पर, किससे, सी से, ठीक है साहब। ए और सी परचेज करा, कितने का, 5,000 का। अब यहां पर ए और सी में एक रिलेशन बन चुका है, तो सी ने कहा कि ठीक है यार, ए ने कहा भाई मैं इस पहले तो मैंने दे दिए तुम्हारे पैसे टाइम पर, यार दोबारा दे दो, मैं तो दे ही देता हूं पैसे। तो सी ने कहा कि चलो ठीक है यार तुम दे देना मुझे पैसे। अब तुम बना रहे हो किसकी बुक्स, ए की बुक्स, तो ए की बुक्स में तुम सी को क्या लिखोगे बेटा, सी को लिखोगे क्रेडिटर, क्या लिखोगे बेटा, क्रेडिटर। अब एक बात आप लोग सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई ए को पेमेंट करना है फ्यूचर में, ठीक है। तो जब फ्यूचर में पेमेंट करना होता है, जब फ्यूचर में पेमेंट करना होता है तो लाइबिलिटी होती है, और जब फ्यूचर में पैसे रिसीव करते हो तो एसेट होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या था, एसेट था। यहां पर क्या है, आपको पेमेंट करना है, देखो दोनों सिचुएशन में, वहां पर भी आप ए के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे, यहां पर भी आप ए के लिए बना रहे हो। तो इन दैट केस, इन द प्रीवियस केस, ए वाज रिसीविंग मनी, ए पैसे रिसीव कर रहा था, तो करंट एसेट्स थे ए के लिए, बी और दोनों केसेस में। यहां पर क्या है, ए विल पे टू सी, ए विल पे टू सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये तीनों जो हो जाएंगे आपके, तीनों जो केस हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे बेटा, सॉरी आप इसको ऐसे लिखिए, सेंट्री तो लिखिए, आप इसको लिखिए बेटा करंट लाइबिलिटीज। ये क्या है बेटा, आप लोगों की करंट लाइबिलिटीज हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड रिसीवेबल आपका ये होता है, ट्रेड पेबल आपका ये होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो हाँ, तो आज कुछ चीजें रह गई हैं अभी इसके अंदर, तो नेक्स्ट क्लास जब अपलोड होगी तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज को मैं पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा, और आई होप कि खत्म भी हो जाएगा उसके अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दैट आर बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग फॉर क्लास 11 कॉमर्स, फॉर क्लास 12 कॉमर्स, एज वेल एज फॉर बीबीए एंड बीकॉम, एएमयू एंड जामिया एंट्रेंस। तो आपको अगर क्लास 11th और 12th रेगुलर के लिए ज्वाइन करना है, कौन सा बैच, कॉमर्स का बैच। अच्छा, हम कॉमर्स के साथ एक एडिशनल फीचर भी देते हैं, मैथ्स, कॉमर्स प्लस मैथ्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे पास, आपको बताया है मैंने कि हमारे पास 5 to 7 days फ्री डेमो, कोई चार्ज नहीं है, विद अ नॉमिनल फीस ऑफ ₹0, कोई चार्ज नहीं है, 0 फीस का चाहिए 5 से 7 दिन तक, 11-12 कॉमर्स में भी, एज वेल एज बीबीए और बीकॉम, एएमयू और जेएमआई एंट्रेंस के लिए भी आप लोग हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है ये, माय पर्सनल नंबर
8791648465। आप इस पर फील फ्री टू कांटेक्ट एनी टाइम, है ना, व्हाट्सएप पर, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए, और जो हमारे मतलब जो पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। तो नेक्स्ट क्लास में फर्दर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के साथ मुलाकात होगी आपके लिए। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।